मेरा आप सबसे भी अनुरोध है और माननीय अध्यक्ष जी आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा राज्य हित में जो है पारित कर दिया जाए। तो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कह दीजिए। नमस्कार, अमर उजाला देहरादून में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। शुक्रवार को सदन में भू कानून पारित हो गया है। तो इस भू कानून में क्या ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे उत्तराखंड की संस्कृति, भौगोलिक जो जियोग्राफी है, उत्तराखंड की जमीनें कैसे बचेंगी, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी। तो सबसे पहले खंडूरी जी, ये जो भू कानून है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये कहाँ से इसकी जरूरत महसूस हुई इसमें बदलाव करने की। देखिए, आप देख रहे होंगे कि राज्य गठन 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना था। उसके बाद से लेकर और अब तक करीब 24 साल 25 साल की जो यात्रा हमारी रही है, इस दौरान कई ऐसे मामलों में हमने देखा कि लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि उत्तराखंड में जो है जमीनों का खेल हो रहा है, भू माफिया बहुत सक्रिय हो गया है। क्योंकि राज्य गठन के बाद आपने देखा होगा कि देहरादून जैसी जगह पे, देहरादून या जितने भी खासतौर पर राजधानी देहरादून, यहाँ जमीनों की बहुत बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त हुई। जहाँ खेत होते थे, आज आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन ये असर अब धीरे धीरे जब देहरादून का जब सेचुरेशन की स्थिति आ रही है देहरादून में, तो बिल्डर जो है, बड़ा जो भू माफिया है, वो पहाड़ की तरफ जा रहा है। और आपने देखा होगा कि ये जो बिल्डर है, ये भी बात सामने आई है कि जो पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का जो बासिंदा है, उसके पास एक लिमिट में पैसा होता है, लेकिन बाहर से जो आदमी आता है उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो अब उसकी निगाह जो है पहाड़ की तरफ लगी है। तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों ने जो है पहाड़ में जमीन खरीदने की कोशिश की। और इसका रास्ता मिला उन्हें कि जब राज्य सरकार ने निवेश को लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यानिकी और कृषि क्षेत्र में उसका एक रास्ता खुला। 12.5 एकड़ का जो एक सीमा तय की गई थी, उसको हटा दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ में भी जमीनें खरीदी, रिजॉर्ट बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, तमाम चीजों के लिए। लेकिन उसका अनुभव जो है बहुत खराब रहा है। तो एक प्रेशर बना पर्वतीय क्षेत्रों में कि जमीनें खरीद को लेकर एक सरकार को जो नियम है, उसके कायदे हैं, उसको जरा सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसको लेकर जन आंदोलन भी हुआ। और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर ये प्रयास किया गया। जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक में ये तय किया कि इसका एक अध्ययन करा लिया जाए कि जो हमारे कानून है उसमें ऐसे कौन से लूप होल्स हैं, जो कमजोर पक्ष हैं, जिनको हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। तो सुभाष कुमार जो पूर्व मुख्य सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। और उन सिफारिशों को तत्काल लागू नहीं किया गया। उसको भी जो है सभी जिलाधिकारियों को और जो गढ़वाल और कुमाऊं आयुक्त थे, उनको भेजी गई वो सिफारिशें। और उन्हें कहा गया कि जो हमारे अभी भी जो भू कानून में जो प्रावधान है, उनके आधार पर उनका अध्ययन कर लिया जाए और एक व्यवहारिक पक्ष उसका जान लिया जाए, ताकि ऐसा भी ना हो कि उत्तराखंड में जो बाहर से जो लोग निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के अपने संसाधन तो है नहीं, हम बहुत अधिक निर्भर हैं उद्योगों पर। तो हमारे अगर हम पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन कर देंगे जमीनों की खरीद फरोख्त, तो हमारे यहाँ जो है निवेश प्रभावित हो जाएगा। और जो हम एक बात कर रहे हैं कि हमें अपनी जो जीडीपी है उसको दोगुना करना है, वो उस पर असर पड़ेगा। अच्छा, ये जो धामी सरकार ने भू कानून तो पहले से यहाँ लागू है, लेकिन इसको जो सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है, तो इसमें ऐसे क्या खास प्रावधान किए गए हैं कि पहाड़ की जमीनें बच जाएंगी, भूमाफिया का जो प्रकोप है वो उससे जो है बच जाएंगी? जी देखिए, जो अभी आज जो कल हमने सरकार ने जो विधेयक पास किया है, उस विधेयक में कुछ प्रावधान किए गए हैं। एक तो ये तय किया गया है कि जो हमारे जो 11 पर्वतीय जिले हैं, उनमें जो कृषि भूमि है और जो उद्यानिकी की भूमि है, जिसमें बागवानी की जाती है, उस भूमि की खरीद फरोख्त पे जो है उसके मानकों को थोड़ा सा सख्त किया गया है। खास तौर पर बाहरी राज्यों के लोग जो है वहां पर जमीन नहीं खरीद पाएंगे। एक बात तो यह है। दूसरा ये भी कर दिया गया है कि जो निकाय क्षेत्रों से बाहर कृषि भूमि अगर कोई खरीदता है, खास तौर पर आवासीय बनाने के लिए, और वो भी बाहरी राज्य का कोई व्यक्ति, तो उस प्रोसेस को भी थोड़ा सा, उसकी भी जवाबदेही बनाई गई है, उसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है कि
उसके लिए उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और वो एफिडेविट अनिवार्य होगा। उस एफिडेविट में उन्हें ये बताना होगा कि उनके पास, उनके परिवार के एक व्यक्ति के पास, मतलब उनके परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति है जो जिसने 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। एक परिवार में एक ही व्यक्ति को यह अनुमति है। और यदि वो एफिडेविट जो उन्होंने दिया अगर वो गलत पाया गया तो जो जमीन उनकी है वो सरकार निहित कर लेगी, सरकार उसको अपने अपने उसमें दर्ज कर लेगी। तो ये एक बहुत सख्त इसमें ये प्रावधान किया गया है। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा जो 2 जिले छोड़े गए हैं, आपने 11 जिलों की बात की जिनमें प्रतिबंध लगा दिया गया है कृषि और औद्यानिकी के लिए जमीन खरीदने पर बाहरी राज्यों के व्यक्तियों के लिए। 2 जिले ऐसे हैं जिनमें इस तरह का प्रतिबंध नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है और वो कौन कौन से जिले हैं? देखिए, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन 2 जिलों को छोड़ा गया है। आपने ये भी देखा होगा, ये अनुभव किया होगा कि पिछले 24 सालों में, 25 सालों में जो उत्तराखंड में जो औद्योगिकीकरण हुआ है, इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा हुआ है। और इन दोनों राज्यों में क्योंकि ये मैदानी जिले हैं तो यहाँ निवेशक का एक इंटरेस्ट भी होता है कि वो मतलब जो उसकी प्राथमिकता होती है तो इन दोनों जगहों पे जमीन चाहता है कि उसको यहाँ जमीन मिल जाए जहाँ वो अपना कारखाना या अपना उद्योग लगा ले। तो राज्य सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है और इन दोनों जिलों को इससे मुक्त रखा गया है। इसकी जो प्रक्रिया है, जैसे इन 2 जिलों में छूट जरूर दी गई है लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं। इसके अलावा जिलाधिकारियों को लेकर भी कुछ अलग से बदलाव किए गए हैं, तो इसकी क्या पूरी प्रक्रिया? देखिए, अभी तक जो जमीनों की खरीद फरोख्त की बात थी तो उसमें ऐसा था कि जिलाधिकारी की भूमिका रखी गई थी, जिलाधिकारी स्वीकृति देते थे। और ये बात देखने में आई कि जिलाधिकारी के स्तर पर जो है कई ऐसे मामलों में देखा गया कि नियमों का सही से पालन नहीं हो पाया। तो अब शासन ने इन शक्तियों को अपने पास रख लिया है। अब जो प्रोसेस होगा वो शासन स्तर से होगा कि यदि किसी प्रयोजन के लिए जमीन की आवश्यकता होगी, चाहे वो मैदानी जिलों में भी क्यों ना हो, चाहे वो हरिद्वार या उधम सिंह नगर में भी क्यों ना हो, वहाँ एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को उसका पालन करना होगा और वो प्रोसेस शासन स्तर से शुरू होगा और वो जिलाधिकारी के स्तर पर आएगा। और इसमें सपोज कोई निवेशक हरिद्वार में या उधम सिंह नगर में जमीन खरीदना चाहता है तो उसको ये भी बताना होगा कि उसको कितनी जमीन चाहिए और वो कितनी जमीन का उपयोग करेगा। ये अनुभव रहा है कि जो पहले जिसमें परिवर्तन किया है जिस भू कानून में कि कृषि क्षेत्र और उद्यानिकी क्षेत्र में जिन लोगों ने जमीनें खरीदी उन्होंने काफी मात्रा में जमीन तो ले ली, लेकिन अपना जो उन्होंने निवेश किया वो कुछ ही क्षेत्र में किया और बाकी क्षेत्र के वो मालिक बन बैठे। तो ये बात सरकार को नागवार गुजरी और इसीलिए सरकार ने भू कानून बनाया। दूसरी बात है कि जिलाधिकारी के अधिकारों को सीमित करके शासन स्तर पर वो अधिकार दे दिए गए हैं। तीसरी बात है, पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस होगा पूरा जमीन की खरीद फरोख्त का और उसमें उसी पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग भी होगी कि वास्तव में इसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। शहरी निकायों का एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले भी शहरी जो निकाय हैं वो भू कानून में उस तरह से कवर नहीं हो रहे थे, मतलब उतनी सख्ती नहीं थी। तो ये जो अभी संशोधन किया है, जो सरकार ने सशक्त बनाया है, इसमें शहरी निकायों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या इससे भूमाफियाओं को संरक्षण मिलेगा या उनसे निजात मिलेगी? देखिए, जहाँ तक आपने देखा होगा कि जो भू कानून की जो पहले ही प्रस्तावना है उसी में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये कानून 11 जिलों में लागू होगा और इसमें शहरी क्षेत्र जो हैं वो इससे बाहर होंगे, जितने भी निकाय क्षेत्र हैं। तो यानी कि निकाय क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में वही व्यवस्था रहेगी भू कानून से संबंधित जो पहले से विद्यमान है। अब बात रही भूमाफिया की, ये बात सही है, आपने सही बात कही। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सशक्त भू कानून लागू होने से भूमाफिया पर शिकंजा कसेगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि भूमाफिया की जो नज़र है वो शहर की ज़मीनों पर ही ज़्यादा रहती है। और आपने देखा होगा, ये अनुभव किया होगा कि पिछले 5 साल में, 10 सालों में हमारे यहाँ निकायों का विस्तार हुआ है, उनका सीमांकन हुआ है। तो उससे क्या हुआ है कि उसमें कुछ बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र शामिल हुए हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र शामिल हुए हैं तो वो पहले वहाँ कृषि भूमि थी, वो कृषि भूमि अब शहरी क्षेत्रों में आ गई है। तो यानी कि उस पर वो जो है भू कानून लागू नहीं होता। तो यहाँ ये जो भूमि है इस पर जो है भूमाफिया की नज़र होती है और वो भूमाफिया इस भूमि पर खेल करता है। तो अब सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये पहला चरण है भू कानून का, ये शुरुआत है,
तो ये जो आगे जो अनुभव देखने को मिलेंगे शहरी क्षेत्रों में भी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कानून शहरी क्षेत्रों में भी एक सख्त रूप लेकर सामने आए। लेकिन ये अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या अनुभव रहता है। तो उत्तराखंड का सशक्त भू कानून विधानसभा से पारित होने के बाद जल्द ही लागू होने वाला है, और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये अभी शुरुआत है, अभी बदलाव हो सकता है, इसमें और भी बदलाव होते रहेंगे। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।